हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा। जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे सिलेबस में दिख रहे हैं ना, मैंने सारे टॉपिक्स देखो यहाँ पे इस वन शॉट में कवर करा दिए हैं और सारे पीवाईक्यूज भी आपके साथ ही साथ तैयार होते जा रहे हैं, और वो भी 100% इजी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो लेटेस्ट सिलेबस है, अच्छे से आपको पढ़ना है। पूरा मैंने यहाँ पे कवर करा दिया ऑलरेडी। आई होप सो आपने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड का जो वन शॉट है देख लिया होगा। जाके प्लेलिस्ट को देखना, एग्जाम टाइम में अगर वन शॉट को बाय द वे देख रहे हो तो सारे वहाँ पे वन शॉट आपको मिल जाएंगे, जाके जरूर चेक चेक कर लेना। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज सब्सक्राइब करना और प्लीज लेक्चर को लाइक करना। आई थिंक आप भूल जाते हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना क्या लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, जैसे कि मैं और मेहनत कर सकूं और इजी से आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। ये रहा नोट्स। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। चलो एक मिनट के अंदर फिर से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, क्योंकि देखो सब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है। ठीक है, इंडिविजुअल पहले यूनिट 4 पढ़ोगे, फिर यूनिट 1 पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर रटने वाला काम हो जाएगा। ठीक है, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो यूनिट फर्स्ट से अच्छे से देख रहे हो, सब कुछ अपने आप समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप था, उसमें हमने समझा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। बेसिकली एक बिजनेस जो स्टार्ट किया जाता है उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, और उसी को ग्रो करके रिस्क के साथ रिस्क लेकर के हम उसको ग्रो करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप होता था। जो पर्सन इसे करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। दैट्स इट। यूनिट सेकंड में फिर हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट के बारे में देखा कि प्रोजेक्ट कैसे अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, सारी चीजें। फिर उसी से रिलेटेड हमने आगे यूनिट में हमने मूव किया यूनिट थर्ड, जो कि था अकाउंटेंसी। याद होगा आपको। ठीक है, यूनिट का नाम याद हो जाना चाहिए अब तक तो। ठीक है, राइट। अकाउंटेंसी यानी कि फाइनेंशियल रिलेटेड, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डेटा होता है उसको कलेक्ट करना, बैलेंस शीट तैयार करना, सब कुछ देखा था हमने। ठीक है, अब थोड़ा और आगे हम बढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल यहाँ पे देखो, ये रहा। राइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोजेक्ट जो होता है उसकी प्लानिंग कैसे स्टार्टिंग में की जाती है, उसको कंट्रोल करना, और कैसे बिजनेस में कम्युनिकेशन होता है, यही सब पढ़ना है हमें। राइट, चलो कहानी इसकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस यूनिट की। पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखो, नाम से क्लियर हो रहा है, सिंपल। राइट, प्रोजेक्ट प्लानिंग मतलब एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसी के बारे में सिंपल सिंपल प्लान करना। राइट, कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, राइट, वो क्या करेगा, व्हाट द प्रोजेक्ट विल डू। राइट, और जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इसी के बारे में क्या करना, प्लान करना। प्रोजेक्ट प्लानिंग यही होता है। मान लेते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन फ्यूचर आप जॉब करोगे। राइट, कोई कोई क्लाइंट आता है आपके पास, बताता है कि हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना है आपसे। ठीक है, तो क्या करोगे? अब ऐसा तो है नहीं बोल दोगे कि इतना पैसा लगेगा, दे दीजिए, मैं 2 दिन में बना के दे दूंगा। पहले तो प्लान करोगे कि स्ट्रक्चर सारी चीजें बनती है। राइट, देन वहां पे उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करोगे। तो प्लान करना, उसी के बारे में बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है। इन सबका आंसर मिलता है बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्लियर रोड मैप कहने का मतलब है, राइट, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको कंप्लीट करना है देन। ओके, मेन स्टेप्स क्या होते हैं? ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें प्लानिंग जब हम करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देखो। पहले देखो, शॉर्ट में लिखा है, अगर पूछा जाए डिटेल में बता सकते हो। ठीक है, पहला हमारे पास यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्ट के बारे में आप प्लान कर रहे हो तो आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट बना करके क्या करोगे, आपका गोल क्या है, क्या अचीव होगा आपका प्रोजेक्ट बनाने के बाद। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि सेट कर दिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, एस्टिमेट करेंगे रिसोर्सेस को। अब जो हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिसाइड किया, मतलब कि जो हमें अचीव करना है, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करना है सक्सेसफुली। राइट, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो जो रिसोर्सेज लगेगा उसको यहाँ पे एस्टिमेट करना, मनी, पीपल, मटेरियल, मशीन, जो कुछ भी लगेगा उसके बारे में देखना, ये सब प्लान करना। ये होगा हमारा दूसरे स्टेप्स में। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास क्या करोगे, शेड्यूल करोगे। एक प्रोजेक्ट होता है, एक दिन में बन नहीं जाएगा। राइट, तो डिसाइड किया जाएगा, शेड्यूल किया जाएगा कि हाँ, मतलब यहाँ पे मंडे टू सैटरडे काम होगा, इतने दिन ये होगा, इतने घंटे ये होगा। डिसाइड करना, शेड्यूल करना, हर एक वर्क को, उस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी है उस वर्क को प्रिपेयर करना है, शेड्यूल बेसिकली। कब वर्क आपका स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, डेडलाइन क्या रहेगी, ये सारी चीजें। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट डिसाइड करना, कितना कॉस्ट होगा टोटल प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ऐसे रियल लाइफ में ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सच में काम करता है ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं डायरेक्टली बस
स्टार्ट हो जाता है बनना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करोगे रिस्क को, आगे भी टॉपिक आने वाला है, रिस्क एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, राइट। कितने टाइप्स के वहाँ पे रिस्क होते हैं, सब कुछ समझेंगे आगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं इन फ्यूचर, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं इन फ्यूचर जब हम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। उसको आइडेंटिफाई करके पहले से रखा जाता है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे होता है, फिर जो भी वर्क होगा डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में एलोकेट कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, उस पे काम होगा, फिर हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है। मॉनिटर किया जाएगा फर्दर भी वहाँ पे कि कितना काम हुआ कितना नहीं। देखो ये स्टेप्स याद रखना बस, ठीक है। कहानी लिख पाओगे अगर मान लो इन केस प्रोजेक्ट प्लानिंग का कंप्लीट वर्किंग पूछा पूछा जाता है तो स्टेप्स बता देना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, राइट। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग हम कर रहे थे इसमें हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या मतलब होता है। देखो फाइनेंशियल एनालिसिस समझ में आ रहा है, मतलब मनी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है ना उसको एनालिसिस करना, किसमें, जब हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमारे पास होती है, और ये चीज हमारे पास, जैसे देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमारे पास एक स्टेप था बजट का, मतलब टोटल कॉस्ट डिसाइड करना, तो ये भी फाइनेंशियल एनालिसिस में आ जाएगा, राइट। बजट के बारे में देखना, समझो यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस चेक करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं, राइट, प्रॉफिटेबल है कि नहीं। मान लो कोई क्लाइंट है, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपसे बनवा रहा है, राइट, जो जिसमें बहुत सारा कॉस्ट लगने वाला है, राइट, इन टर्म्स ऑफ डेटाबेसेस सर्वर, ओके, बट वो उतना आपको पैसा दे नहीं रहा है, राइट, उसमें आपको आपका प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, तो कहाँ आपका ये फिजिबल होगा, नहीं होगा, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे आप, ठीक है। समझो यही होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, चेक चेक करना कि जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल फिजिबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं। देखो प्रॉफिट नहीं होगा अगर प्रोजेक्ट से, तो मतलब ही क्या है उस पे काम करने का, राइट। प्रोजेक्ट क्यों बनाते हो, ताकि उसे प्रॉफिट हो सके ना, तो मतलब वर्थ है कि नहीं, राइट, उसमें कॉस्ट मतलब कि पैसा लगाना, राइट। तो ये होता है फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब, समझ में आ गया होगा, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस के कितने फंक्शंस यहाँ पे होते हैं। पहला पहला लिख सकते हो एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। हम क्या करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में, क्या क्या होते ही आपको लिखना है। हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल कॉस्ट कितना है, राइट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, मतलब टोटल मनी जो प्रोजेक्ट को बनाने में लगेगा ना, ये हमारा एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट का कहने का मतलब है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन की बात कर लेते हैं, एस्टिमेट रेवेन्यू इनकम। चलो कॉस्ट समझ लिया कि हाँ प्रोजेक्ट को बनाने में टोटल मनी कितना लगने वाला है, राइट। अब ये भी देखेंगे कि इनकम कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा फ्यूचर में, राइट। तो ये भी एस्टिमेट करना इंपॉर्टेंट है, हाउ मच प्रॉफिट कैन वी मेक फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ओके। ये चीज देखी जाएगी यहाँ पे। तीसरे स्टेप में क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी टेस्टिंग होगा, मतलब बहुत सारे हमारे पास ना टूल्स होते हैं, जैसे एनपीवी मैंने ऑलरेडी इसलिए बताया, पीछे यूनिट्स को देखोगे तो क्लियर होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू बताया था, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, दैट मींस प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल है, अच्छा है, राइट। नेगेटिव चली गई वैल्यू, हमारा मतलब वहां पे जो प्रोजेक्ट है प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। तो ये कुछ टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है एसेस फाइनेंशियल रिस्क। और देखो अब बहुत सारा उसमें रिस्क भी होता है प्रोजेक्ट में, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना। इसमें हमारे पास होता है चेक व्हाट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में अकर इन फ्यूचर, ओके। कैश फ्लो प्लानिंग, क्या हो गया, देखो कैश फ्लो प्लानिंग, ओके, इंश्योर मनी इज अवेलेबल एट एवरी स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइक कैश इनफ्लो, कितना पैसा इन फ्यूचर आ सकता है, कितना पैसा जाएगा, ये सब मतलब कि प्लान करके रखना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, मतलब कि फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प मैनेजर डिसाइड, मतलब ये जो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस है इससे क्या होता है, डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है, राइट। सारी चीजें मतलब अच्छे से समझ में आती है कि वेदर टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करना है, कब मॉडिफाई, कब रिजेक्ट करना है, सारी चीजें, राइट। फाइनेंशियल एनालिसिस होगा, उसी से पता चल जाएगा कि हमें प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है, दैट मीन्स एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। और हेल्प करता है फाइनेंशियल एनालिसिस। कोई प्रोजेक्ट है, राइट, कोई प्रोजेक्ट है, इसमें हमने फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया कि हाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने में 5 लाख रुपीज लगने वाले हैं, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि लोन मिलेगा कि नहीं, तो पहले फाइनेंशियल एनालिसिस करो तभी लोन के लिए फिर वहां पे आगे काम हो सकता है, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है एक्सप्लेन करना, उसके फंक्शंस लिख देना, इसका क्या क्या मतलब फंक्शंस होते हैं, 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, लिखना है आपको, ठीक है। ये चीज हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
ओके, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत क्या है प्रोजेक्ट प्लानिंग में, राइट? और इसके स्टेप्स बताइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच के प्रोजेक्ट प्लानिंग में, ये पूछा जाता है। आओ इसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो, राइट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल मतलब यहाँ पे है कि मिनिमम रिटर्न कितना मिल रहा है उस प्रोजेक्ट से, राइट? मस्ट अर्न टू कवर द कॉस्ट ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन इट। कहने का मतलब है कोई प्रोजेक्ट है, राइट? प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे है, इसमें अगर 5 लाख रुपीज लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। दैट मीन्स कि बेनिफिट हमारा जो है, बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट होना चाहिए, राइट? बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट होना चाहिए। अगर 5 लाख रुपीज यहाँ पे लगा हुआ है, तो 5 लाख से ज्यादा ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें मिले, भले ही हमें 6 लाख मिल जाए, राइट? 10 लाख मिल जाए, तो यही होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब मिनिमम रिटर्न तो हमें मिलना ही चाहिए प्रोजेक्ट से, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, कहने का मतलब है, राइट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न अ प्रोजेक्ट मस्ट अर्न टू कवर द कॉस्ट। अर्न करोगे तभी जो कॉस्ट आपने उस प्रोजेक्ट में लगाया है वो कवर होगा, राइट? नहीं तो जैसे वही, अगर अगर यहाँ पे आपका बेनिफिट लेस देन अगर हो जाता है दिस वन, तो कहाँ कैसे काम हो पाएगा, राइट? 5 लाख रुपीज लगा था, टोटल सब कुछ करने के बाद 3 लाख ही निकल पा रहा है आपका, अभी भी 2 लाख यहाँ पे कम है, ठीक है? समझ पा रहे हो क्या कहने का मतलब? कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही है, मिनिमम रिटर्न अ प्रोजेक्ट मस्ट अर्न टू कवर द कॉस्ट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन इट, ओके? तो ये लिखा हुआ है, ओके? एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स हो गया, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स हो गया, रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स, ओके? तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो व्हाई इज इट नीडेड? पहला हमारे पास यहाँ पे है, हेल्प्स डिसाइड इफ प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। इससे हमें पता चलता है प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल है या नहीं। देखो ये वही है, राइट? अगर यहाँ पे बेनिफिट यानी रिटर्न कॉस्ट से कम हो गया, रिजेक्ट कर दो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला प्रोजेक्ट से, राइट? जो भी प्रोजेक्ट है, राइट? ये हो गया, पहला हो गया हमारे पास कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये इसमें हमारा हमारा हेल्प करता है, राइट? दूसरा हमारे पास यहाँ पे होगा कंपेयर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट दैट गिव्स हायर रिटर्न अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेटर, इसमें ये हेल्प करता है। और बजटिंग में हमारे पास यहाँ पे हेल्प होती है, मतलब हाउ मच मनी विल कॉस्ट एंड हाउ मच इज सेफ टू इन्वेस्ट, ये सब डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। यूज्ड इन एनपीवी, राइट? और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में इनको कैलकुलेट करने में काफी हेल्प मिलती है। देखो फंड आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखना है, राइट? क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ओके? हेल्प्स चूजिंग फंडिंग सोर्सेस, ओके? अब इसका स्टेप देखो, राइट? स्टेप्स देखो, स्टेप्स इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच, ओके? पहला हमारे पास यहाँ पे है आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ कैपिटल, मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसमें जो हम कैपिटल लगा रहे हैं, इसका सोर्सेस क्या है, क्या इसको हम लोन लेकर के इसमें लगा रहे हैं, राइट? तो पहला स्टेप यही होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच में पहला कि हम सोर्सेस ऑफ कैपिटल वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लोन से हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इक्विटी शेयर वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, राइट? प्रेफरेंस शेयर या रिटेन्ड अर्निंग्स, तो मतलब पैसा कहाँ से मतलब हम उसमें लगा रहे हैं, ये देखना, ठीक है? दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास हो जाएगा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्सेज। हम फिर हर एक सोर्सेज का वहां पे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? जैसे इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट, राइट? डिविडेंड रेट ऑन शेयर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्सेज, ईच सोर्स, ईच सोर्सेज ऑफ फंड्स, राइट? इसका क्या है मतलब कि कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? हर फंड का, जहां से भी हमारे पास जिस भी सोर्स से फंड हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए। तीसरे स्टेप्स में क्या होगा, डिटरमाइन प्रोपोर्शन, मतलब कि वेट ऑफ ईच सोर्सेज, फाइंड फाइंड हाउ मच परसेंटेज इज टेकन फ्रॉम ईच सोर्सेज। मान लो 40% लोन से पैसे लेकर के आप वहाँ पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, 30% इक्विटी वहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे मतलब कि वेट वेट कैलकुलेट करना, कितना कितना प्रोपोर्शन वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है हर एक सोर्स ऑफ फंड से, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है, हम कैलकुलेट करेंगे वहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, राइट? इसका फॉर्मूला ये होता है, कोई नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, जस्ट लिख दोगे, यहाँ पे स्टेप्स है इसमें बस, राइट? तो टोटल वेट कितना है, राइट? उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको कॉस्ट से, तो इस तरीके से हम वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं, राइट? कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल फंड्स कंबाइंड, ओके? फिफ्थ में कंपेयर करेंगे प्रोजेक्ट रिटर्न विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट होता है एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, ये तो पहले ही हमने आपको बताया, ठीक है? तो ये देखो स्टेप्स आपको ना ये लिखने हैं, ये 5 स्टेप्स जो भी हैं इसमें,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच में ये सारे हमारे पास हो गए। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा इंपॉर्टेंट है, इसका ये हमारा इम्पोर्टेंस यानी क्यों ज़रूरत है ये पूछा जाता है और इसके अप्रोच पूछे जाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स आपको लिखने हैं। अब चलो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ फंड्स के बारे में। चलो बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। बेसिकली जो प्रोजेक्ट हमारा वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बेसिकली उसमें कितने टाइप्स के फंड उसमें इन्वेस्ट किए सकते हैं, फंड का सोर्सेस क्या हो सकता है, ये समझते हैं। तो 7 यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड्स हो सकते हैं और भी हो सकते हैं बट इतना आपको यहाँ पे लिख देना है। पहला यहाँ पे है इक्विटी कैपिटल, मतलब मनी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स टू ओनर्स और इन्वेस्टर, मतलब ओनर ही यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करता है, उसे हम इक्विटी कैपिटल कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास डेब्ट हो जाएगा, मतलब डेब्ट मतलब लोन, लोन लेकर के उसमें लोन एक हमारा सोर्स हो सकता है फंड का, ठीक है, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब प्रॉफिट केप्ट इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एज डिविडेंड्स। कहने का मतलब है कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसे सेव करके रखा जाता है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब। इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब मनी रेज्ड बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, और फिफ्थ हमारे पास है ट्रेड क्रेडिट, मतलब सप्लायर्स अलाउ द बिजनेस टू पे लेटर। ओके, बाय नाउ पे लेटर लाइक ऑप्शन यहाँ पे होता है, राइट। जो सप्लायर होते हैं वो बिजनेस को अलाउ करते हैं कि आप बाद में भी हमें पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास हो सकता है। पब्लिक डिपॉजिट इज ऑल्सो सोर्सेज ऑफ फंड में आ सकता है, मनी कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ फिक्स टाइम, राइट। जैसे शॉर्ट टर्म लोन जो होता है पब्लिक से लिया जाता है, तो वो हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट के अंदर ही आ सकता है। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट का मतलब हमारे पास ये होता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स या सब्सिडीज, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, तो मनी सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से एज अ सब्सिडीज, राइट। तो ये सारी चीजें को सोर्सेस ऑफ फंड्स में आप लिख सकते हो। अब चलो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है यहाँ पे इकोनॉमिक इवोल्यूशन, राइट। इवोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, राइट। समझो, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन मतलब चेक करना कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, राइट, वो इकोनॉमिक बोल सकते हो फिजिबल है या नहीं, राइट। ये चीज इकोनॉमिक इवैल्यूएशन मींस चेकिंग वेदर अ प्रोजेक्ट इज वर्थ डूइंग बाय कंपेयरिंग इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ओके, अगर हमारे पास वही आ रहा है फिर से बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट होता है, दैट मींस ये इकोनॉमिकली फिजिबल या विएबल है, राइट। ये सारी चीज इसी को इवेल्युएट करना ही हमारा इकोनॉमिक इवेल्युएशन होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो वर्थ इट है कि नहीं, बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, जो भी मैंने कंपेयर करके बताया आपको। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इकोनॉमिक इवेल्युएशन का मतलब। ओके, और इसे पता कंपेयर करने के बाद क्या पता चलता है, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं, राइट, इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है होगा कि नहीं, राइट। ये सारी चीजें पता चलती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इकोनॉमिक इवेल्युएशन इज इम्पोर्टेंट। सिंपल सी बात है, पता कैसे चलेगा कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, जब हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स तभी पता चलेगा। फाइनेंशियल लॉस को मतलब प्रिवेंट करता है बेसिकली, सोर्स फ्यूचर प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, राइट, हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑप्शंस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। बात करें डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं इकोनॉमिक इवेल्युएशन में। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें तो बार बार रिपीट हो रही हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पे यूनिट सेकंड में आई थिंक पढ़ा था। ठीक है, तो वही सेम चीज आ गया, मतलब टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एवेल्युएशन में पहला हो सकता है सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट में आप लगा रहे हो वो, और टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है, इसी को एनालिसिस करना ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, राइट। वही लिखा हुआ है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगेन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट से फ्यूचर मनी जो कमिंग में है, राइट, इनकमिंग जो है, फ्यूचर मतलब जो क्या कहते हैं, जो फ्यूचर मनी आने वाला है उस प्रोजेक्ट से, राइट, मतलब प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोस, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, राइट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट से, तो हमारा एनपीवी निकल जाता है, और एनपीवी हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मींस पॉजिटिव, तो प्रोजेक्ट अच्छा होगा। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है डिस्काउंट रेट, किस डिस्काउंट रेट पे बेसिकली हमारा एनपीवी जीरो हो गया, राइट, उसी को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। वही देखो यहाँ पे लिखा है, रेट एट विच प्रोजेक्ट अर्न्स प्रॉफिट, राइट, ये सारी चीजें। और पे बैक पीरियड मतलब टाइम टेकन टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
अगर शॉर्टर पे बैक होता है मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स को डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट से तुम्हारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकलता है। ये टेक्निक्स आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल से अगर देखो तो इन्वेस्टमेंट जैसे हमारे पास कितना किया गया है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है, एनुअल बेनिफिट हमारा 40,000 का हो रहा है। अगर प्रोजेक्ट 4 ईयर कंटिन्यू रहता है तो टोटल बेनिफिट इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई 4, 1,60,000 रुपीज। ओके, इतना बेनिफिट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना लगा था, इतना ही लगा था। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट कर सकते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे इकोनॉमिक विएबल है। ओके, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा अगर स्टार्टिंग यूनिट फर्स्ट से कनेक्टेड हो, ठीक है, क्योंकि ये सब विएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, राइट, ये ऑलरेडी यूनिट थर्ड में आ चुका था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिस्क, राइट। रिस्क एनालिसिस क्या होता है ये देखेंगे। पहले तो रिस्क क्या होता है, रिस्क एनालिसिस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम रिस्क को, बेसिकली सोर्सेस कितने हो सकते हैं, कैसे मेजर करते हैं रिस्क को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक, अच्छे से पढ़ना प्लीज, राइट। चलो समझते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब किसी भी चीज में, राइट, किसी भी चीज में अगर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, राइट, मतलब कि चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर, उसे हम रिस्क कहते हैं, राइट। मे भी हो सकता है बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, बिजनेस में भी रिस्क होता है, मतलब अनसर्टेनिटी होता है, 100% गारंटीड नहीं है कि प्रॉफिट ही करोगे, अनसर्टेन है ये प्रॉफिट जो है, अनसर्टेन है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यही तो है रिस्क, राइट। तो रिस्क मीन्स की चांसेस ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर, राइट, ये चीज होता है। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल रिजल्ट में भी डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट था प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये रिस्क की वजह से ही हुआ, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप समझ सकते हो। प्राइसेस में चेंज, डिमांड में फॉल, मे बी आपने बहुत सारा स्टॉक ला के रख दिया, प्रेडिक्ट किया था कि दिवाली सेल पे बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट हमारा सेल होने वाला है, बट इन रियलिटी ऐसा हुआ ही नहीं, राइट, ड्यू टू सम रीजन डिमांड आपका फॉल हो गया। तो क्या होगा, ये भी एक रिस्क हो जाएगा। अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड रिस्क। चलो ठीक है, रिस्क का मतलब समझ में आ गया। ओके, नाउ रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसको एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो इसमें तो बिजनेस में और ज्यादा रिस्क होता है, और इसको आइडेंटिफाई करना, इसको स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना रिस्क को, यही हमारा रिस्क एनालिसिस होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आओ समझते हैं। अब हम रिस्क एनालिसिस में काफी सारे हमारे पास स्टेप्स होते हैं, कैसे हम इसको यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे स्टेप्स आपको लिखना है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिस्क को। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है रिस्क आने की, अनसर्टेनिटी कितने टाइप्स की है, क्या है, इन सबको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट। फाइंड पॉसिबल रिस्क सच एज प्राइस चेंज हो सकता है, डिमांड में भी अगर हम बहुत सारा स्टॉक ला के रख दे रहे हैं, डिमांड फॉल भी हो सकता है, ये सब पहले से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखते हैं, राइट, ये सारी चीजें। दूसरा हम क्या करेंगे, एक्सेस द रिस्क, हम क्या करेंगे, फिर सी हाउ सीरियस ईच रिस्क इज, मतलब इसका इम्पैक्ट कितना होगा, मीडियम इम्पैक्ट हो सकता है कि लो इम्पैक्ट हो सकता है, हम रिस्क को एक्सेस करते हैं। इसके बाद है मेजर द रिस्क, मतलब यूज नंबर और डेटा टू चेक हाउ बिग द रिस्क इज, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ओके, तो हम रिस्क को मेजर करते हैं, ओके, हम रिस्क को फिर मेजर करते हैं। फिर इसके बाद है प्लान रिस्पॉन्स, डिसाइड व्हाट टू डू इफ रिस्क अकर, अगर रिस्क मान लो अनसर्टेनिटी हो जाती है तो उसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे, ये सब प्लान्ड होता है, राइट। जैसे बिजनेस फिर आपका पूरा डूब नहीं जाता, कहने का मतलब अगर अच्छे से बताएं, ठीक है। तो सब मैनेजमेंट हो रहा होता है, रिस्क मैनेजमेंट इज आल्सो इज देयर, राइट। तो ये रिस्क एनालिसिस में ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। लास्ट में मॉनिटर एंड रिव्यू हो जाएगा, कंटिन्यूअसली हम चेक करते रहते हैं, हर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट होता है जैसे जो मॉनिटर और रिव्यू कर रहा होता है, कोई रिस्क तो नहीं है, राइट, ये सारी चीजें। कितने टाइप्स के यहाँ पे सोर्सेस हो सकते हैं, सोर्सेस ऑफ रिस्क की बात कर लेते हैं। पहला हो जाएगा मार्केट रिस्क, मतलब ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंसेस और कंपटीशन। ओके, तो ये मार्केट रिस्क के अंदर आता है। फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, राइट, मे बी फंड की प्रॉब्लम हो जाए, राइट, बिजनेस अब बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है बट फंड का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आ जाएगा। लैक ऑफ फंड, राइट, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट, ये सारी चीजें। टेक्निकल रिस्क क्या क्या हो सकता है, मे बी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उसमें टेक्नोलॉजी में ही प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, तो ये टेक्निकल रिस्क हो जाएगा, राइट। फेलियर ऑफ मशीनरी, तो ये सब टेक्निकल रिस्क, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करोगे, तो ये हमारा टेक्निकल रिस्क आ जाएगा। इकोनॉमिक रिस्क,
मान लो जीडीपी ही स्लो डाउन हो गया, देन क्या होगा? इकोनॉमिक रिस्क हो जाएगा, राइट? इन्फ्लेशन इज देयर, राइट? ये भी हमारा इकोनॉमिक रिस्क के अंदर आता है। पॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे होता है, मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया, टैक्स लगा दिया, रूल चेंज कर दिया, तो ये पॉलिटिकल रिस्क हो जाएगा। इन्वायरमेंटल रिस्क भी हमारे पास होता है, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट इश्यूज, पॉल्यूशन भी हमारा वहाँ पे मतलब कि इफेक्ट होता है, पॉल्यूशन रूल्स भी काफ़ी सारे होते हैं। तो ये सारे ना रिस्क देखो यहाँ पे हो सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट वन इज़ ऑपरेशनल रिस्क, इंटरनल इश्यूज लाइक लेबर प्रॉब्लम्स, मिसमैनेजमेंट, ह्यूमन का बिहेवियर, एरर्स, इन सब का मतलब यहाँ पे रिस्क हो सकता है, ठीक है? तो ये सोर्सेज़ ऑफ रिस्क हमारे पास होते हैं। अब चलो यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पे मेजर करते हैं रिस्क को, राइट? हाउ टू मेजर रिस्क, रिस्क को कैसे हम मेजर करते हैं? रिस्क कैन बी मेजर्ड यूजिंग सिंपल मेथड्स, ओके? पहला हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को कैसे मेजर कर सकते हैं? मतलब कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे, राइट? मतलब कि चांसेस ऑफ अकरेंस, कितना परसेंटेज चांसेस है ये रिस्क होने की, ना होने की, इसकी हेल्प से यहाँ पे हम कर सकते हैं, राइट? हाउ लाइकली इज द रिस्क टू हैपन, हाई, मीडियम, लो? मतलब 60% चांस है कि डिमांड हमारा मतलब गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो ये हाई रिस्क है, ठीक है? तो एक परसेंटेज वहाँ पे असाइन करते हैं हर एक रिस्क को, तो ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स याद रखना जस्ट। दूसरा, इम्पैक्ट मेजरमेंट, हाउ बिग विल द लॉस, राइट? कहने का मतलब है कितना इम्पैक्ट होगा अगर रिस्क होता है, ठीक है? कितना बड़ा लॉस होगा, हाई लॉस होगा, मीडियम लॉस होगा, लो लॉस होगा, इन सबको देखना, राइट? जैसे मशीन, अगर मशीन फेल हो जाता है तो पूरा प्रोडक्शन हमारा स्टॉप हो जाएगा, हाई इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, ठीक है? तो ये इम्पैक्ट मेजरमेंट करेंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमारे पास होगा, चेक हाउ रिजल्ट चेंज विथ प्राइस चेंज, कॉस्ट इंक्रीज, डिमांड फॉल, इफ स्मॉल चेंजेस अफेक्ट प्रॉफिट अ लॉट, हाई रिस्क हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? सिनेरियो एनालिसिस हमारे पास होता है, मेक थ्री सिचुएशन, बेस्ट केस, नॉर्मल केस, वर्स्ट केस, फिर हम कंपेयर करेंगे इन सिनेरियो के बेसिस पे। ओके, लास्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एक मैथमेटिकल मेथड फॉर्मूला होता है जिसके बेस पे हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट, राइट? हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, हायर रिस्क होगा, लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, सेफर प्रोजेक्ट होगा। तो ये देखो बेसिकली ना, आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला कुछ भी याद रखना नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे स्टेप्स याद रखनी है। हाउ, ये पूरा कंबाइन करके ही पूछेगा अगर आता है, राइट? कि रिस्क एनालिसिस क्या है, स्टेप्स इसके क्या होते हैं, या कैसे मेजर करते हैं, कंबाइन करके पूछेगा, डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लेन, ओके? पॉइंट्स याद रहेगा देन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? शॉर्ट में कैप एक्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ठीक है? देखो, मतलब जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, राइट? इस बिजनेस में कितना पैसा, कितना मनी स्पेंड किया गया है, राइट? कोई प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए, राइट? तो यही होता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? मतलब समझ में आ ही रहा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इज द मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस टू बाय और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट, ओके? इसे हम यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब कि मनी जो स्पेंड किया गया है किसी बिजनेस के जरिए, राइट? फॉर इम्प्रूविंग द लॉन्ग टर्म एसेट, ओके? ये हो सकता है लैंड, बिल्डिंग्स और मशीनरी, ओके? व्हीकल्स, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, ये हो जाएगा, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्लियर है। अब यहाँ पे वही, जैसे एक नया मशीन वहाँ पे खरीदना हुआ, राइट? इसमें भी सिंपल सी बात है, मनी स्पेंड होगा, राइट? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट है, राइट? ये मशीन लॉन्ग टर्म एसेट होगा किसी भी बिजनेस में, ठीक है? तो इसमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे ये हमारा हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट करने की पूरी बिल्डिंग को, ये भी एक लॉन्ग टर्म एसेट है। ऐसा नहीं है कि आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कल एक फिर नई बिल्डिंग वहीं पे बन जाएगी, राइट? तो ये लॉन्ग टर्म एसेट हमारे पास है। इसमें पैसे जो हम इन्वेस्ट करते हैं इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? ये सारे देखो एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो, ओके? अब बात करते हैं ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके? हियर इज द फॉर्मूला, बट यहाँ पे आपको समझ के रखना है, इसे कहीं यूज नहीं होगा, राइट? कि न्यूमेरिकल नहीं आ जाएगा। टू कैलकुलेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट, राइट? जो न्यू फिक्स्ड एसेट है उसका कॉस्ट क्या है, और सेल वैल्यू क्या है ओल्ड एसेट का, और उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना निकल रहा है, इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे नया जो मशीन है उसका जो कॉस्ट है 1 लाख से, राइट? इंस्टॉलेशन 10,000 है, ओल्ड मशीन कितना बेचा गया 20,000, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट हो रहा है कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
90,000 लग रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे समझते हैं हाउ टू प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम प्लान कैसे करते हैं? मतलब प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स बिग मनी। ऑब्वियस सी बात है, जो क्योंकि हम लॉन्ग टर्म एसेट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं फॉर इम्प्रूविंग राइट फॉर द इम्प्रूवमेंट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लान करना अच्छे से, राइट? तो हम पहले नीड वाइड यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेप्स यहाँ पे है, याद रखना। आइडेंटिफाई द नीड्स मींस डिसाइड व्हाई द एसेट इज नीडेड। मतलब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि जो एसेट है क्यों जरूरत है, राइट? मशीनरी, नई मशीन हम बाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रोडक्शन, क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, राइट? क्वालिटी बढ़ानी है, मतलब आइडेंटिफाई करिए जरूरत को, ऐसा नहीं अननेसेसरी वहां पे एक्सपेंड कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो मनी को, क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है ना। तो सोचा समझा जाता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स को। व्हाट डू वी नीड टू बाय एंड व्हाई। ओके, एस्टिमेट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं। परचेज कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस, ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट जो लग रहा है बेसिकली उसको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। और बेनिफिट्स क्या होगा? कैलकुलेट इंक्रीज इन प्रॉफिट, कॉस्ट सेविंग, हायर प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म वैल्यूज, ये सारी चीजें हमारे पास। दैट मीन्स हाउ मच बेनिफिट विल द एसेट गिव। उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना बेनिफिट वो हमें देगा, उसको पहले से ही हम एस्टिमेट करके रखते हैं, ठीक है? फिर हम इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेट चॉइसेस को। क्या कोई डिफरेंट ब्रांड्स है, क्या कोई डिफरेंट सप्लायर्स है, राइट? मतलब अल्टरनेट चॉइस भी वहाँ पे देखते हैं, राइट? मतलब चीपेस्ट ऑप्शन वहाँ पे फाइंड किया जाता है, राइट? तो एक मान लेते हैं, एक वहाँ पे एसेट है, मान लो ज़्यादा प्राइस का मिल रहा है, कोई दूसरा ब्रांड का देखा जाए, मतलब कि चीपेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है, ओके? फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब अब यहाँ पे देखेंगे कैसे पे करना है। हमें बैंक लोन से पे करना है, रिटेन्ड अर्निंग होगी, इक्विटी होगी, हायर परचेज होगा, तो ये डिसाइड करेंगे कहाँ से मनी जो है आएगा, ठीक है? रिस्क एनालिसिस फिर हो जाएगा वहाँ पे ये, फिर उसके बाद फाइनल अप्रूवल वहाँ पे हो जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा उस लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे हम करते हैं। ध्यान देना कैसे यहाँ पे प्लानिंग होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। पूरा टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी ये कैलकुलेशन, मेजरमेंट और ये सब अच्छे से आपको हमें पढ़ना है, ठीक है? याद रखना है। अब कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं? हाउ टू एग्जीक्यूट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एग्जीक्यूट कर कैसे करते हैं? जैसे प्लानिंग आपका पीछे वाले स्टेप्स में हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे, जो जिस भी एसेट में, लॉन्ग टर्म एसेट में पैसे स्पेंड किया जा रहा है किसी बड़ी कंपनी के जरिए, राइट? उसको परचेज किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है? इंस्टॉल होगा, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, जो भी मशीन इक्विपमेंट आपने वहां पे परचेज किया, राइट? उसको टेस्ट किया जाएगा, इज इट वर्किंग फाइन और नॉट, ओके? फिर ट्रेन कर किया जाएगा उसे, स्टाफ को बेसिकली, राइट? फिर स्टार्ट यूजिंग द एसेट, मॉनिटर परफॉर्मेंस। तो ये देखो स्टेप्स याद रखने हैं, लिख पाओगे आई थिंक, ओके? तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूशन इसका हो जाएगा, ओके? ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे ये बात करते हैं, देखो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसका पब्लिक सेक्टर में क्या रोल होता है, राइट? मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, जो पॉलिसीज होती हैं और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं पब्लिक एंटरप्राइज में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का, उसे हमें यहाँ पे समझना है। आओ यहाँ पे इसको समझते हैं। अब चलो यहाँ पे समझते हैं, राइट? कि वही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक सेक्टर में क्या है, क्या मतलब है? देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का बेसिकली मतलब क्या होता है? मतलब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हम पढ़ रहे थे ना, राइट? इसका पब्लिक सेक्टर में इसका क्या मतलब है? तो पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट उसे ओन कर रहा होता है, राइट? तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि उसमें स्पेंड करना मनी को, वही लॉन्ग टर्म एसेट में, सच एज बिल्डिंग, मशीनरी, रोड्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट? इन सब में बेसिकली। और किस में होगा ये? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, इसमें स्पेंड किया जाएगा, ठीक है? सो गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं वो स्पेंड करती हैं मनी को, किसमें? बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, ठीक है? जैसे कि बेनिफिट, काफी साल, मतलब बहुत सालों तक प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो, ठीक है? तो ये हो जाएगा। देखो, अब इसमें ना बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं, राइट? बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस मतलब है, तो वो चीज हमें यहाँ पे लिखना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉलिसीज इन पब्लिक सेक्टर। पॉलिसीज आर द रूल्स एंड द गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के जरिए बनाया गया है,
राइट, टू मैनेज स्पेंडिंग। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉलिसीज हैं, देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। मतलब हाँ, यहाँ पे ना जो इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के जरिए, राइट, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में, तो उसमें ना ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है। पहला तो पॉलिसी है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब है कि इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन एज पर 5 ईयर प्लान्स या एनुअल बजट के बेस पे यहाँ पे होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है हाउ मच टू स्पेंड इन ईच सेक्टर, लाइक पावर में, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, ये मतलब कि 5 ईयर प्लान के साथ होता है या एनुअल बजट के साथ होता है, ठीक है। तो ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगा। प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वेलफेयर, बेसिक इंडस्ट्रीज, मतलब प्रोजेक्ट दैट हेल्प द नेशन आर गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट। मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड यहाँ पे डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट का, किसकी क्या प्रायोरिटी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर पब्लिक वेलफेयर, फिर बेसिक इंडस्ट्रीज, तो इस तरीके से, राइट। तो ये सारी चीज। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड है प्रॉपर फाइनेंशियल अप्रूवल। मतलब लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, प्लानिंग कमीशन, राइट, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नो प्रोजेक्ट स्टार्ट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक स्टार्ट नहीं होता है उसमें, राइट। तो ये स्टेप, ये आपको पॉलिसीज यहाँ पे याद रखनी है। कॉस्ट कंट्रोल पॉलिसीज हमारे पास है। मतलब गवर्नमेंट इंश्योर करता है नो ओवर स्पेंडिंग, ज्यादा वहां पे ज्यादा भी मतलब ओवर स्पेंड ना हो जाए मनी, राइट। नो वेस्टेज, नो करप्शन, तो स्ट्रिक्ट रूल होता है, राइट। use of tender system, मतलब all purchase of machinery materials are done through tenders. The company invites suppliers to bid, choose the lowest and best prices, okay. Public accountability, public sector must follow transparency, maintain records, allow audits, government companies must answer the public। 7 हो जाएगा। और social responsibility policy, capital expenditure must create jobs, social support rural development, improve living standards, project must help society, not just earn profit। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज भी हमारे पास होती है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट ऑन कंपनीज होती हैं जो स्पेंड करती हैं, तो इनका यही होता है कि नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट, ऑल्सो इट हेल्प सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे देखो पॉलिसीज आपको याद रखने हैं जस्ट, फिर इसको इसके अंदर आपको लिखना है अपने वर्ड्स में, ठीक है। अब दूसरा वही बात करते हैं, प्रैक्टिसेस इन पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या प्रैक्टिसेस होते हैं, इसे आओ देखते हैं। देखो पहला प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा जरूरत को कि क्यों है बेसिकली, राइट। लाइक न्यू रेलवे लाइन करनी है, राइट, न्यू पावर प्लांट कर बिल्ड करना है। ये हो गया प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, वहां पे हो गया, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी होगा, टेक्निकल विएबिलिटी, राइट, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो इन सबका यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, ओके। चेक इफ द प्रोजेक्ट इज पॉसिबल एंड यूजफुल और नॉट, हो गया फिजिबिलिटी स्टडी। बजट प्रिपरेशन फिर किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, टोटल कॉस्ट कितना है, राइट। तो मतलब एस्टिमेट किया जाएगा टोटल कॉस्ट कितना है एंड इंक्लूड इट इन गवर्नमेंट बजट। फिर अप्रूवल प्रोसेस वहां पे होगा, प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड बोर्ड कमिटीज के जरिए। फिर टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगा, मतलब इशू होगा टेंडर्स, फिर वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट, फिर साइन होगा एग्रीमेंट पे, आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो प्रैक्टिसेस होते हैं इस तरीके से, अगर स्टेप्स में ये काम होगा तो अच्छा प्रैक्टिसेस होता है, राइट, पब्लिक सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर में, राइट। तो देखो ये चीज ना काफी इंपॉर्टेंट थी, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा आगे भी पॉइंट्स थे, तो ये हमारे प्रैक्टिसेस में हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स है, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन हमारे पास हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी किया गया, बजट प्रिपेयर हुआ, अप्रूवल हुआ, फिर टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग हुआ। अब हमारे पास एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग होगा इस स्टेप्स में, प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फिर पोस्ट कंप्लीशन रिव्यू भी हमारे पास हो रहा होता है, हो रहा होता है, मतलब कि काम होने के बाद, राइट। जो प्रोजेक्ट बनाया क्या वो गोल को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें देखा जाता है, ठीक है। एनी इंप्रूवमेंट्स नीडेड और नॉट, तो ये सब देखा जाता है। 7 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। और ये देखो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, काफी बड़ा भी टॉपिक है, काफी सारे इसमें चीजें हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कंप्लीट, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है।
पहले तो प्रॉफिट प्लानिंग यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा क्यों इम्पोर्टेंट है ये। इसमें भी स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से हम बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है? कुछ स्टेप्स हैं ये समझना है, फिर प्रॉफिट प्रोग्रामिंग आ जाएँगे। इसमें भी यहाँ पे कुछ फीचर्स और इसके भी स्टेप्स होते हैं, राइट? चलो आओ इसे देखते हैं। ओके, तो देखो प्रॉफिट प्लानिंग का मतलब क्या होता है? राइट, प्रॉफिट प्लानिंग का यहाँ पे मतलब है ना कि ऑलरेडी एक प्लान हम पहले से बना के रखते हैं कि हमें किस ईयर कितना या किस किस मंथ कितना प्रॉफिट हमें करना है उस बिजनेस से, उस प्रोजेक्ट से, ठीक है? तो उसी प्रॉफिट जो प्रॉफिट हम पहले से मतलब प्लान करके रखते हैं कि इतना हो सकता है, इतना होना चाहिए, उसी को हम प्रॉफिट प्लानिंग कहते हैं। लिखा भी यहाँ पे वही है, प्रॉफिट प्लानिंग मीन्स मेकिंग अ प्लान इन एडवांस to achieve a desired profit in a business. It includes estimating future income, future expenses and deciding how to increase profit. Okay, प्रॉफिट प्लानिंग का वही मतलब पहले ही बताया कि कैसे हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, राइट? किसी भी बिजनेस से, किसी भी प्रोजेक्ट से, वो सब प्लान करके रखा होता है पहले से, ठीक है? जिससे बिजनेस हमारा ग्रो करता है। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट प्लानिंग, क्यों करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, राइट? पहला तो इम्पोर्टेंट यही होता है, ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा पाएँ। जिससे बिज़नेस हेल्प द बिज़नेस सेट प्रॉफिट गोल्स, राइट? मतलब कि ये हेल्प करता है बेसिकली बिज़नेस में, ताकि प्रॉफिट गोल्स को हम अचीव कर पाएँ। कंट्रोल एक्सपेंस एंड रिड्यूस वेस्टेज, राइट? हेल्प इन प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, गाइड्स मैनेजर इन द डिसीजन मेकिंग, हेल्प अवॉइड फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिससे कि इन फ्यूचर कभी ना हो, राइट? बिज़नेस ग्रोथ अच्छे से हो, तो इस वजह से प्रॉफिट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं कैसे हम यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। इसका प्लान करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला क्या होगा, हम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, राइट? पहला स्टेप है सेट प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सेट प्रॉफिट गोल। मतलब जो हमारे पास बिजनेस है, जो हमारे पास वहाँ पे बिजनेस बेसिकली प्रोजेक्ट है, उसे हम अपकमिंग ईयर कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है, ऑब्वियस सी बात है, राइट? एक गोल सेट होता है कि इस ईयर जो है हम 10 लाख मतलब अर्न करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से, इतना सेल करना चाहते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट हमारे पास हो जाए, ऐसा कुछ, राइट? फिर हम एस्टिमेट करेंगे सेल्स को, प्रेडिक्ट हाउ मच प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एट दी व्हाट प्राइसेस, राइट? इतना अर्न करना है तो सेल भी होना चाहिए, तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव सेट किया, सेल्स को वहां पे एस्टिमेट कर लिया, फिर वहां पे मतलब फ्यूचर सेल को यहाँ पे क्या किया गया, एस्टिमेट किया गया, राइट? कि इतना सेल होगा तो इतना प्रॉफिट आएगा। एस्टिमेट कॉस्ट, और ये सब प्लानिंग में है अभी, राइट? ये सारी चीजें एस्टिमेट कॉस्ट, सारा कॉस्ट वहां पे हम एस्टिमेट करेंगे, रॉ मटेरियल्स, लेबर, रेंट, पावर, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, इनमें कितना कॉस्ट लग रहा है, ये सारी चीजें, टोटल एक्सपेंसेस कितना हमारा यहाँ पे लगने वाला है, इसको एस्टिमेट करना। प्रिपेयर प्रॉफिट प्लान, बजट, राइट? यूज द फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके प्रॉफिट बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो ये सारे हमारे पास स्टेप्स हैं। डेवलप स्ट्रेटजीज, फिर से देखो पहले प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किया गया, एस्टिमेट किया हमने सेल्स को, एस्टिमेट किया कॉस्ट को, प्रिपेयर किया प्रॉफिट प्लान बेसिकली बजट को, राइट? फिर डेवलप किया स्ट्रेटजीज, राइट? कुछ स्ट्रेटजीज वहां पे डिसाइड करता हूँ, उसके बेस पे हम बेसिकली आगे प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट? प्लान एक्शंस लाइक रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, इंप्रूविंग क्वालिटी, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, लॉन्चिंग एडवर्टाइजमेंट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, हाउ टू रीच द प्रॉफिट टारगेट, मतलब जो प्रॉफिट टारगेट हमने सेट किया स्टार्टिंग में, उसको अचीव करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, राइट? इम्प्लीमेंट दी प्लान, फिर हम जो भी स्ट्रेटेजीज जो कुछ भी है उसको फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोडक्शन को, राइट? हमारा सेल्स बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ता है। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है, चेक रेगुलरली, आर वी अर्निंग द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नॉट, आर कॉस्ट अंडर कंट्रोल और नॉट, डू वी नीड चेंजेस और नॉट। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, 7 पॉइंट्स हमारे पास थे, ये मस्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? प्रॉफिट प्लानिंग कैसे होती है, इसके स्टेप्स। अब देखो प्रॉफिट प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है फिर, राइट? प्रॉफिट प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? देखो प्रॉफिट प्लानिंग में क्या होगा, हम एक प्लान बना के रखे थे कि एडवांस में इतना प्रॉफिट हमें बिजनेस में चाहिए, इनकम, फ्यूचर इनकम हमें इतना हो सकती है या होना चाहिए, ये डिजायर्ड प्रॉफिट हम यहाँ पे प्लान बना के रखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, प्रॉफिट प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इसमें भी वही मतलब है, राइट? एक डिटेल्ड और सिस्टमैटिक प्लान बना के रखते हैं टू अचीव द प्रॉफिट गोल्स, राइट? उस प्रॉफिट गोल्स को अचीव करने के लिए एक सिस्टमैटिक और डिटेल्ड प्लान हमारे पास होता है, इसे ही हम कहते हैं प्रॉफिट प्रोग्रामिंग, दैट्स इट। ओके,
ये चीज़ होता है। और ये प्रॉफिट प्रोग्रामिंग कुछ अलग नहीं है, ये पार्ट है किसका? प्रॉफिट प्लानिंग का ही, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डिटेल होता है, राइट? कुछ ज़्यादा ही डिटेल में सारी चीज़ें सिस्टमैटिक प्लान हो जाता है, ठीक है? तो बस इतना ही डिफरेंस यहाँ पे है। और तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, राइट? आओ देखते हैं इसके फीचर्स देख लेते हैं, मेन फीचर्स ऑफ प्रॉफिट प्रोग्रामिंग। सो प्रॉफिट गोल हमारा फिक्स्ड होता है, राइट? एक क्लियर टारगेट सेट होता है, मान लो 20 लाख प्रॉफिट। देखो है सेम वही चीज, राइट? थोड़ा इन डिटेल है, तो देखो अलग अलग रटने मत बैठना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यही सेम पॉइंट इसमें भी आप लिख सकते हो, देखोगे ना तो वही सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, राइट? देखो वहां पे भी अप्रूवल था, मॉनिटरिंग कंट्रोल था, तो वही सेम चीज है यहाँ पे। प्रॉफिट गोल फिक्स कर दिया गया, राइट? लैंग्वेज बस चेंज है यहाँ पे। सेल्स प्रोग्राम प्रिपेयर किया गया, एस्टिमेट किया गया सेल्स को, राइट? प्रोडक्शन प्रोग्राम प्रिपेयर हुआ, वहां पे कॉस्ट प्रोग्राम प्रिपेयर हुआ, बजट प्रिपेयर हुआ, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हुआ। तो ये फीचर्स होते हैं प्रॉफिट प्रोग्रामिंग के। अब बात करते हैं स्टेप्स। और स्टेप्स कुछ नया नहीं है यहाँ पे, देखोगे तो पीछे ही आपने पढ़ लिया, वही सेम चीज है। टारगेट सेट कर दिया कि कितना प्रॉफिट करना है, फ्यूचर सेल एस्टिमेट करो, प्लान प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन प्लान किया जाएगा वहां पे, राइट? डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस टू मीट दी सेल्स, ओके? एस्टिमेट एक्सपेंसेस, प्रिपेयर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, रिव्यू एंड कंट्रोल। इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आओ पहले ये देखो, ये वही सेम चीज है, राइट? तो उसी को देखो लिखना है ऐसे, राइट? अपने लैंग्वेज में, अलग लैंग्वेज में लिखना है। वो प्रॉफिट प्लानिंग था, ये प्रॉफिट प्रोग्रामिंग करके वहां पे लिख देना। ये सब कैसे लिखते हो, अ, अच्छे से आपको पता है, ठीक है? तो ये चीज हो गया हमारे पास प्रॉफिट प्रोग्रामिंग। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, प्लानिंग कैश फ्लो क्या होता है? प्लानिंग कैश फ्लो क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, राइट? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, और ये सारी चीजें आओ यहाँ पे देखते हो कैसे हम इंप्रूव करते हैं कैश फ्लो को। चलो समझते हैं। अब चलो यहाँ पे समझते हैं प्लानिंग कैश फ्लो, राइट? देखो, प्लानिंग कैश फ्लो क्या है, नाम से नहीं क्लियर हो रहा है? प्लानिंग कैश फ्लो मतलब जो भी बिजनेस, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें मतलब कि कैश फ्लो कब क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है मतलब कि कितना पैसा, कितना कैश इन फ्यूचर आएगा, और इन फ्यूचर कितना पैसा जाएगा उस बिजनेस से, राइट? तो ये सारी चीजें हमारा प्लानिंग कैश फ्लो के अंदर आता है। मीन्स डिसाइडिंग हाउ मच कैश विल कम, कितना मतलब कैश कम इन होगा, कितना कम मतलब कि जाएगा, राइट? हाउ मच कैश विल गो आउट इन द फ्यूचर। सो इससे क्या होता है, जो बिजनेस होता है ना, वो कभी रन्स नेवर रन्स आउट ऑफ मनी, राइट? ये सब कोई ऐसा ऐसा ही नहीं होता है कि कोई भी बिजनेस बड़ा बहुत इजी होता है, ऐसे ही चल रहा होता है। बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, प्लानिंग कैश फ्लो, राइट? वही कितना कैश इन फ्यूचर आएगा, कितना जाएगा, इसी को प्लान करके पहले से रखा जाता है, जिससे जो बिजनेस है नेवर रन्स आउट ऑफ मनी हो, ना हो, राइट? ऐसा कुछ। तो इसका भी यहाँ पे समझते हैं, ये सब पढ़ना प्लीज, नोट्स रहेगा, ओके? नीड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या जरूरत है, राइट? ये चीज समझते हैं, राइट? पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है इसे और देखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वही बताता है कि कितना पैसा इन फ्यूचर आएगा, कितना फ्यूचर इन मतलब कि फ्यूचर में कितना पैसा जाएगा, राइट? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है, ओके? कैश कमिंग इनटू द बिजनेस, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बताता है, राइट? और ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि हेल्प्स चेक लिक्विडिटी, मतलब सो इफ द बिजनेस हैज इनफ कैश टू पे बिल्स, सैलरीज, रेंट और नॉट। ये सब अगर स्टेटमेंट नहीं बनाया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो जो बिजनेस होगा ना वो आउट ऑफ मनी हो जाएगा। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजर कैन प्लान इन्वेस्टमेंट, परचेजेस, लोन पेमेंट्स, ये सब डिसीजन लेने में काफी हेल्प हेल्प होती है। सोर्स एक्चुअल कैश पोजीशन क्या है बिजनेस का, इससे पता चलता है, राइट? कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द रियल फाइनेंशियल सिचुएशंस, ओके? यूजफुल फॉर बैंक्स एंड इन्वेस्टर में हेल्प होते हैं। बैंक चेक्स कैश फ्लो बिफोर गिविंग लोन्स, ओके? और investor checks cash stability before investing, helps in planning future cash needs, helps avoid cash shortage during expansion और emergencies। तो ये हमारे पास important होता है इस वजह से। why cash flow is important, okay? अब बात करते हैं कि जो कैश फ्लो है इसको हम इम्प्रूव कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स पूछा जाता है कि डिस्कस करिए सब मेथड्स को, तो लिख सकते हो कुछ इस तरीके जो मेथड्स अभी मैंने मेंशन किए हैं। पहला हमारे पास होता है इंक्रीज कैश इनफ्लो। हम कैसे कैश इनफ्लो को इंक्रीज करते हैं? पहला, फास्टर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है, गिव डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। उनको क्या करिए, मतलब कि कहने का मतलब है कैसे हम जो
यहाँ पे हमने क्या समझा था कि जो फ्यूचर में हम जो पैसा है वो आने वाला है, राइट? हाउ मच कैश विल कम इन, राइट? इसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे? वही फास्टर कलेक्शन करेंगे हम कस्टमर से, कुछ उनको डिस्काउंट दे करके, उनको रिमाइंडर सेंड करेंगे, राइट? तो इससे पैसा हमें जल्दी मिल जाएगा कस्टमर से। सेल्स बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा सेल्स होगा तो ज़्यादा पैसा फ्यूचर में आएगा। सेल अनयूज्ड एसेट, सेल ओल्ड मशीन, व्हीकल्स और एक्स्ट्रा जो स्टॉक्स है उसको सेल कर दीजिए, अगर मतलब कि अनयूज्ड है देन, ओके? तो इससे भी क्या होगा? इससे भी हमारा इनफ्लोस बढ़ेगा, राइट? रिड्यूस करिए कैश आउटफ्लोस को, मतलब पैसा जो बिज़नेस से जा रहा है उसको बहुत कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, ज़्यादा पैसा वहाँ पे हमारा ना जाए, ठीक है? कंट्रोल एक्सपेंसेस, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगा नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग, मतलब अननेसेसरी जो स्पेंडिंग हो रहा है, राइट, बिजनेस में वो ना हो, उसे हम रिड्यूस करते हैं। डिलेइंग पेमेंट्स विदाउट पेनाल्टीज, राइट? तो ये हो गया। बाय ओनली नीडेड स्टॉक, जब जरूरत है तभी बाय करिए, तो मतलब पैसा हम ये चाहते हैं कि हमारा इनकम ज्यादा हो, इनफ्लोज ज्यादा हो और ये कम हो, बस ये सारी चीजें। बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ओके? Keep minimum inventory, use just in time methods, avoid wastage, manage daily cash better, ओके? तो ये चीज हमारे पास होता है। और आगे भी अरेंज शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। और यहाँ पे इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, हायर प्रॉफिट मीन्स मोर इंटरनल कैश। देखो पहले फिर से, तो ये हम कैश फ्लो पढ़ रहे थे, राइट? इसमें क्या हम प्लान करते हैं और इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये मेथड्स याद रखना, बस, ठीक है? अब हमारे पास लास्ट टॉपिक यहाँ पे है, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, राइट? और यहाँ पे समझते हैं कंट्रोल का मतलब क्या है इसमें, फाइनेंशियल फ्लोज में, और कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, राइट? डन, आओ देखते हैं। व्हाट इज कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज, ओके? फाइनेंशियल फ्लोज में कंट्रोल का मतलब क्या होता है? देखो, कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज का मतलब है बेसिकली चेक करना, मैनेज करना कि कैसे मनी आ रहा है, कैसे मनी जा रहा है, बस इसी का मतलब फाइनेंशियल फ्लोज। मतलब फाइनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड एक्टिविटीज कितना हो रही है, कितना नहीं हो रही, ये सब कंट्रोल करना, यही होता है कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज का मतलब। सो द बिजनेस ऑलवेज रिमेन्स फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बिजनेस हमारा हेल्दी रहेगा, अगर ये सब हम कंट्रोल नहीं करेंगे देन तो अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज है, समझ पा रहे हो आई थिंक। सो वही लिखा है, कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल कैश कमिंग इन एंड गोइंग आउट एंड मेकिंग श्योर मनी इज यूज्ड प्रॉपर्ली, ओके? इसका मतलब होता है कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज, ओके? और नेक्स्ट, हाउ टू कंट्रोल फाइनेंशियल फ्लोज। फाइनेंशियल फ्लोज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? देखो, पहला हमारे पास है प्रिपेयर बजट, हम पहले बजट वहां पे बनाते हैं। बजट सेट्स लिमिट ऑन स्पेंडिंग, क्योंकि बजट क्या करता है, जो जितना अमाउंट स्पेंड होने वाला है उस पे एक लिमिट लग जाती है, ठीक है? सो मैनेजर फॉलो दिस प्लान टू अवॉइड वेस्ट, प्लान हाउ मच टू स्पेंड, मतलब पहले हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, अगर हमें कंट्रोल करना है, राइट, कैश मतलब कैश इन एंड कैश आउट को, तो हम बजट वहां पे बना सेट कर देते हैं, ठीक है? दूसरा, मेंटेन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रैक करिए कितना कैश इनफ्लोज है, आउटफ्लोज है, ये सारी चीजें। मॉनिटर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, चेक डेली मनी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट्स मेड टू सप्लायर, राइट? तो मॉनिटर करते रहिए इसको। कंट्रोल एक्सपेंसेस, रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट लाइक एक्स्ट्रा स्टाफ एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज, वेस्ट ऑफ मटेरियल। तो स्पेंड करिए बेसिकली ना, वाइजली आपको स्पेंड करना है। सो कंट्रोल करिए एक्सपेंसेस को बेसिकली, राइट? ये हो गया। इसके बाद मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ओके? कीप रिकॉर्ड्स, बुक book like cash book, ledger, purchase and sell records, right? To write everything clearly to avoid mistakes, okay? Internal audits, regular checking of accounts to avoid frauds, errors, misuse of money, check everything is working fine or not, okay? तो internal भी निरीक्षण करना, मतलब चेक करना, ऑडिट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? विद इन द टीम सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। कंट्रोल ऑडिट, अलाउ क्रेडिट टू ओनली ट्रस्टेड कस्टमर एंड लिमिट क्रेडिट पीरियड, अवॉइड लेट पेमेंट्स, ओके? तो ये हो गया। और यूज बैंकिंग सर्विसेज, पे एंड रिसीव थ्रू बैंक, सेफर एंड इजी टू ट्रैक। ये था हमारे पास कंट्रोल का क्या मतलब है। 2 मार्क्स में ये पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, अगर आता है डिटेल में भी कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये सारे स्टेप्स भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, वही अब फिर से आ गया वहाँ पे कि बेसिकली कंट्रोल क्या होता है बिजनेस एंटरप्राइज में,
कुछ अलग नहीं है, वही है मतलब वेदर द वर्क इन अ बिजनेस इज गोइंग एज पर द प्लान और नॉट। जो बिजनेस हमने सोचा था प्लान के अकॉर्डिंग जो हमने स्टार्ट किया है, क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग बिजनेस हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी को चेक करना और कंट्रोल करके रखना, यही होता है कंट्रोल इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, राइट। मतलब चेक करना और मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं एज पर द प्लान, राइट। तो ये होता है हमारे पास कंट्रोल इन अ बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब। अब बात करते हैं कि कंट्रोल प्रोसेस में क्या स्टेप्स होते हैं। पहला हम यहाँ पे देखो, ये चीज ना 2 मार्क्स से ज्यादा पूछा नहीं गया अब तक। कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन लास्ट देखोगे सिलेबस में टॉपिक है, बट मैंने इसे थोड़ा और भी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे जानबूझ करके यहाँ पे मैंने किया है, जैसे कि अगर इन डिटेल भी पूछ ले तो बता पाओगे, राइट। तो अच्छे से समझ लो यहाँ स्टेप्स क्या है कंट्रोल प्रोसेस में। सेट स्टैंडर्ड्स, राइट। डिसाइड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, टारगेट डिसाइड करिए, राइट। फिर मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। फिर यहाँ पे कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, डिफरेंस फाइंड करिए अगर कुछ होता है उसमें। टेक करेक्टिव एक्शंस बेसिकली, फिक्स द प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंस यही है कंट्रोल का, बस याद रखना इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्टेज कम होता है, राइट। इंश्योर क्वालिटी, हेल्प्स मीट गोल्स, अवॉइड मिस्टेक्स, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। बस ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट हमारे पास कम्युनिकेशन क्या है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, ओके। देखो कम्युनिकेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट ही है बिजनेस में। कम्युनिकेशन ही अगर बिजनेस में सही नहीं हुआ तो टीम अच्छे से काम नहीं होगी तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मीन्स वही एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन को। कम्युनिकेशन तो सभी को पता है क्या होता है, इट मीन्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल इन द बिजनेस। इंस्ट्रक्शन देना, रिपोर्ट तैयार करना, आइडियाज, फीडबैक, मैसेजेस, इन सबको अगर शेयर करना है तो एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, राइट। ऑफिशियल चैनल्स के जरिए, लेटर, ईमेल्स, नोटिसेस। ज्यादातर फॉर्मल कम्युनिकेशन ही बिजनेस में, अच्छे बिजनेसेस में होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कैजुअल कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो इम्प्लॉइज मैनेजर से कम्युनिकेट करते हैं, और डाउनवर्ड मैनेजर से एम्प्लॉय। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ द सेम लेवल, ये मैनेजर और मैनेजर के बीच में ये हमारा हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल पे जो कम्युनिकेशन हो रहा हो। तो ये था बेसिकली 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। नाउ लेट मी शो दिस सिलेबस, राइट। दिखाता हूँ आपको सारे टॉपिक्स, देखो मैंने कवर कराए हैं, राइट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाई के सब कुछ। ये रहा सिलेबस प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का। सारे टॉपिक्स देखो, अब देखोगे ना लगेगा हाँ ये तो मैंने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो यस, सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं, ठीक है। 100% इजी एक्सप्लेनेशन में। अगर कोई डाउट फिर भी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में यूनिट 5 के साथ। बाय द वे, अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज सब्सक्राइब करना और लेक्चर को प्लीज लाइक करना, जिससे मोटिवेशन मिलता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।